बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल फाइनेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस की सिंपल सी डेफिनेशन है कि फाइनेंस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मनी, यानी पैसे की मैनेजमेंट को फाइनेंस कहा जाता है। तो अब फाइनेंस के से आगे चलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस की तरफ। इंटरनेशनल फाइनेंस एक तो इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, बल्कि आप कहें कि एक उसका सेक्शन है जो कि क्या करता है, किस चीज़ को स्टडी करता है कि जो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के दरमियान जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, जितने भी पैसों का लेन देन है एक कंट्री का दूसरे तीसरे और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के साथ, जितना भी माली लेन देन है, जो भी मनी की ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारी की सारी। अब ट्रांजैक्शन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर किसी को कुछ दिया तो उसे लेना भी लाजमी है। इसमें यानी कि आप मुमकिन है सपोज कर लें कि टोटल इंपोर्टर है, मुमकिन है आप टोटल एक्सपोर्टर भी हों, तो मुमकिन है इंपोर्टर भी हैं एक्सपोर्टर भी हैं। तो जो भी पैसे का लेन देन किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ हुआ है और उस सारे के सारे जो लेन देन है उस के जो मामलात हैं उसको हम जब देखते हैं तो उसको कहा जाता है दैट इज़ द इंटरनेशनल फाइनेंस। यानी कि अक्रॉस द बॉर्डर्स जो मैनेजमेंट ऑफ मनी है, दूसरे कंट्री के साथ जो पैसे की इन्वॉल्वमेंट के साथ आप बिजनेस प्रोस्पेक्ट से जो भी करते हैं उसको इंटरनेशनल फाइनेंस कहा जाता है। तो ये तो बात होगी उसकी डेफिनेशन की कि इंटरनेशनल फाइनेंस होता क्या है। अब यहाँ पर ना कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाई हुई है एक्सचेंज रेट के हवाले से। यानी एक्सचेंज रेट जब चेंज होता है, एक्सचेंज रेट होता है क्या कि एक करेंसी किसी दूसरे करेंसी के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बाय करती है। एक करेंसी के कितने यूनिट से दूसरे करेंसी के कितने यूनिट्स आप बाय करते हैं उसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि एक जो डॉलर था पाकिस्तान का 2008 में वो 60 रुपये के बराबर था। एक यूएस डॉलर 60 रुपये के बराबर था। यानी यूएस डॉलर या हम कहें पाकिस्तानी हम लोग 60 रुपये अगर दें, यानी जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो पाकिस्तानी रुपीज़ के वो 60 हैं, तो उससे जो अमेरिका के नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो कितने मिलते हैं, एक। तो इसको एक्सचेंज रेट कहते हैं, जिस ऐसा रेट जिस पर एक करेंसी के नंबर ऑफ यूनिट्स दूसरी करेंसी के नंबर ऑफ यूनिट्स को बाय करें उसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ फिक्टिशियस सा डाटा दिया गया। मिसाल के तौर पे वो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपने कोई कमोडिटीज़ इंपोर्ट करनी थी, उसका एक जो यूनिट था वो $2 का था। ये 2008 की बात हो रही है। अगर $2 था तो 160 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो वो 120 हो गया। पाकिस्तानी 120 रुपये देने पड़ रहे थे। इसी तरह रॉ मटेरियल अगर लिया तो वो रॉ मटेरियल जो था वो $100 का आता था, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि 6000 उस वक़्त हमें रॉ मटेरियल की मद में 6000 रुपीज़ देने पड़ रहे थे। अगर लोन्स उस वक़्त हमने लिए हुए थे 40 बिलियन के, तो उस वक़्त यानी कि रुपीज़ की बात करें तो वो 2400 बिलियन रुपीज़ हमारे बन रहे थे। इसी तरह अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो अगर $10 बिलियन की थी, $10 बिलियन की, तो पाकिस्तानी रुपीज़ वो बन रहे थे, क्योंकि वो 10 को फिर अगर 60 से मल्टीप्लाई किया तो 600 बिलियन रुपीज़ बन रहे थे। ये तब की बात है 2008 की। अब 2022 की बात करें, 2022 में जो एक US डॉलर है वो 177 रुपये का हो गया। ये सपोज कर लें, तो उस वक्त 60 का था, अब 177 का हो गया। अब देखें कि अगर आप कोई इंपोर्टेड कमोडिटी का एक यूनिट है वो $2 का अब है, तब भी अगर $2 का था लेट्स सपोज, तो उस वक्त हमें 60 से मल्टीप्लाई करके, उस वक्त 60 रुपये रेट था, अब 177 है, तो 177 से मल्टीप्लाई 354 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसी तरह रॉ मटेरियल 100 को 177 से मल्टीप्लाई किया तो 17,700 रुपये ये होगी। इस तरह 40 बिलियन का इतना हो गया, 10 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 1770 बिलियन हो गया। अब इसमें यहाँ देखें कंपैरिजन है, चेंज कितना आया। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कमोडिटी की
इम्पोर्टेड कमोडिटी पर यूनिट वो 2 के 2 ही थे। 2008 में हमें 120 रुपये देने पड़ रहे थे, जबकि 2022 में 354 रुपये यानी 234 रुपये हमें इजाफी देने पड़ रहे हैं। इसी तरह रॉ मटेरियल की बात कर लें तो वो 11,700 रुपये इजाफी, और अगर हम फॉरेन लोन्स की बात करें तो 4680 बिलियन, इतना यानी कि फ़र्क पड़ जाता है। फिर इसी तरह 1170 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ़र्क पड़ गया। तो इस वजह से इसको देखा जाता है। एक्चुअली जब रेट बढ़ता है तो करेंसी डी वैल्यू होती है, करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होती है, उसकी जो वैल्यू में कमी आए उसको डेप्रिशिएट कहा जाता है। अगर वैल्यू उसकी मुस्तहकम हो, मजबूत हो, उसको एप्रिशिएट कहा जाता है। खैर आगे चलते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केट्स क्या होती हैं जहाँ पर बायर और सेलर होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है जहाँ पर जो बायर और सेलर्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेड करते हैं, जितने भी उनको फाइनेंशियल मार्केट्स कहा जाता है। जब इंटरनेशनली बात करें तो वो क्रॉस द बॉर्डर्स हो जाएगी। अब इसका मोटिव क्या होता है, मकसद क्या होता है? एक तो पहली बात है कि फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना, एक तो सबसे पहला ये पर्पस होता है। दूसरा प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन फॉरेन मार्केट्स, उनमें कुछ जैसे क्रेडिट का मतलब क्या है कि आप वहाँ पर, इससे ये होता है कि आप दूसरे कंट्रीज़ को जब क्रेडिट पे को करेंसी देते हैं तो वहाँ पर अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट हो जाता है। तीसरा मोटिव फॉर बॉर्विंग इन फॉरेन मार्केट्स, दूसरी जो मार्केट्स हैं फॉरेन मार्केट्स हैं वहाँ से आप उधार भी लें। तो ये 3 इसके पर्पसेस हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के। ये बारी बारी देखते हैं। सबसे पहला है कि फॉरेन मार्केट्स में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए जो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब है कि वहाँ पर क्या इन्फ्लेशन चल रही है, हाइपर इन्फ्लेशन चल रही है, या फिर वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हैं, या फिर वहाँ पर रिसेशन चल रहा है। तो ये सारी इकोनॉमिक कंडीशंस देखी जाती हैं। फिर इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन होती है कि मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्टमेंट्स कर दी जाती हैं ताकि एक जो रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जा सके। दिस इज़ नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। आगे एक्सचेंज रेट एक्सपेक्टेशंस ये भी होती हैं कि मुमकिन है कि दूसरी कंट्री में जो एक्सचेंज का रेट है करेंसी का वो बढ़ सकता है, तो वो बेनिफिट हो सकता है। इस वजह से फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखी है कि एक पर्सन के पास 1,20,000 थे और उसने सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अब उसके पास ना 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि वो पाकिस्तानी रुपीज़ डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज़, ऐसे सिक्योरिटीज़ जो पाकिस्तानी रुपीज़ में है, डिनोमिनेशन होता है जो उसके ऊपर फेस वैल्यू लिखी होती है, उसको डिनोमिनेशन कहा जाता है। अच्छा, उसमें उसको मिल रहा है 12%, और जो ये यानी कि इंटरेस्ट जो कूपन रेट है वो 12%। और जो सेकंड ऑप्शन है कि वो US डॉलर्स डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज़ में 2% पे वो वाली सिक्योरिटीज़ ले ले। अब एक्सचेंज रेट जो स्टार्ट में है वो $1 का 60 रुपये है, जबकि एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट जो उसके एंड पे, साल के एंड पे वो सोचेगा, या उसकी जो मेच्योरिटी जब जो एक्सरसाइज होगी तो उस वक़्त वो 85 रुपये हो सकता है। ये उसका एक्सपेक्टेड रेट है। तो अब उसके पास ये 2 ऑप्शंस हैं। अब जो उसकी पहली चॉइस है उसमें उसने 1,20,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 12% उसका जो रेट ऑफ रिटर्न था, कूपन रेट था, उसको 14,400 रुपये यहाँ से रिटर्न आया। जब मेच्योरिटी हुई तब तो उसके पास अब टोटल पैसे कितने हो गए, 1,20,000 और 14,400 इनको मिलाएं तो 1,34,400 रुपये। ठीक है जी। अब जो कन्वर्जन है वो एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि वो अगर कन्वर्ट करवाना चाहे उसको, अब वो कन्वर्ट नहीं करवा सकता। टोटल जो उसने रिसीव किया 1,34,400 रुपया, ये उसके टोटल जो पैसे हैं। अब दूसरी ऑप्शन क्या आती है, अगर वो US डॉलर में इन्वेस्ट करता तो उसने वहाँ पर $2,000 उसके होने थे। ठीक है, क्योंकि जो डॉलर का रेट है वो 60 रुपये है, तो 1,20,000 जो चूँकि उसके पास सारे थे उसको आप 60 से डिवाइड करें तो आपके पास ये $2,000 ही आएंगे। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ रिटर्न था वो 2% था, यानी कि उसके जो डॉलर्स की बात करें तो वो उसको $40 आने थे। अब जब मेच्योरिटी की बात करें तो उस वक़्त डॉलर का रेट जो 85 के हिसाब से उसने कन्वर्ट करवाना था। तो अब यहाँ पर अगर देखें 2,000 का जब 2% निकाला तो वो बन गया 40।
अब 40 और $2,000 उसके पास पहले से $2,040 उसके यहाँ पर हो गए हैं। अब जब वो कन्वर्ट करेगा यहाँ से, चूंकि ऊपर तो कन्वर्जन की ऑप्शन उसके पास नहीं थी, वो तो रुपीज़ है, रुपीज़ में ही रहना था। यहाँ डॉलर्स थे, उसने जब 85 के हिसाब से कन्वर्ट किया तो 1,73,400 रुपये उसको मिलेंगे। अब उसको जो बेनिफिट मिला है वो 39,000 रुपये का है। तो इस वजह से जो 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 एक्सचेंज रेट है ये बेनिफिट दे जाता है इन्वेस्टर्स को इस तरह से। तो ये हो गया पहली बात। तो यानी कि जो पहला था कि इंटरनेशनल जो फॉरेन मार्केट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करने का जो मोटिव है वो ये हो सकता है। दूसरा क्रेडिट जो प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर क्रेडिट है कि हाई फॉरेन इंटरेस्ट रेट्स, एक तो ये भी हो सकता है, एक्सचेंज रेट एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन जैसे मैंने पहले कहते रिस्क मिनिमाइज करने के लिए। अब तीसरा था मोटिव्स फॉर बॉर्विंग। अच्छा, इसमें से देखें जो हाई फॉरेन इंटरेस्ट रेट्स हैं, मुमकिन है कि आप आज किसी को क्रेडिट प्रोवाइड करें 10% पे और उसे कहें भी जो एनुअली है वो बढ़ता रहेगा, तो वो 12%, 13%, 14%, तो वो इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आपको उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आता रहेगा। तो इस वजह से फॉरेन इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो अगर हाई होंगे तो क्रेडिट प्रोवाइड करने में बेनिफिट है। तो अगर एक्सचेंज रेट भी समझते हैं कि क्योंकि एक हम अगर पाकिस्तानी हम किसी अमेरिकन से लेते हैं तो डॉलर का जो रेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हमें डॉलर्स में पेमेंट की है तो उन्हें फिर हमें ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे। एक्सचेंज रेट की एक्सपेक्टेशंस हमारी हाई हैं, यानी कि अमेरिकन की हमारे अकॉर्डिंगली हाई हैं। फिर इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती है जी, हमने वहाँ पर उनको लोन दिया, वहाँ से हमारे प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी आता रहेगा तो रिस्क जो वो मिनिमाइज हो जाता है। ये 3 मोटिव्स हैं। आगे तीसरा है बारविंग फॉरेन मार्केट्स में। एक तो बोरो आप कहाँ से करेंगे, जहाँ इंटरेस्ट रेट लो होगा, या तो आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी होना, मजबूरी में किसी हाई इंटरेस्ट रेट वाले से आप ले सकते हैं अगर वो देने के लिए विलिंग है। अदरवाइज लो इंटरेस्ट रेट्स वाले देखे जाते हैं जो कि अब यहाँ पर आप जनरल बात कर लें, यहाँ पर सारे बैंक से आप उनसे अगर खुदा न खास्ता आपको लोन लेना पड़ जाए तो आप वही देखेंगे जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे लो है। फिर जहाँ फिर अगर दूसरी आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो एक्सचेंज रेट की एक्सपेक्टेशंस भी देखी जाती हैं, जहाँ पर बारो करे और एक्सचेंज रेट इतना वेरी ना करे, यानी कि वो वहाँ पर स्ट्रांग रहे, स्ट्रेंथन रहे, तो उससे आप बारो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें एक नेशनल पाकिस्तान सब्सिडरीज इन नीड ऑफ ₹6 लाख लोन। सब्सिडरी क्या होता है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस में, किसी दूसरे बिजनेस के 50% से ज़्यादा शेयर्स हों, यानी उसकी ओनरशिप किसी के पास हो तो वो सब्सिडरी कहलाती है। अच्छा, इनको 6 लाख की लोन की ज़रूरत है। यहाँ पर वो कह रहा है कि नेशनल वालों को जो पाकिस्तान में वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो 2 चॉइस हैं। एक तो यह कि वो पाकिस्तान से 12% जो कि नॉर्मल रेट चल रहा है। सेकंड चॉइस है कि वो स्विट्ज़रलैंड से 2% पर जो है वो वहाँ से बारो कर ले। अब जो स्टार्ट में इंटरेस्ट रेट है वो 60 रुपये है, जब एक्सपेक्ट वो कर रहे हैं एंड पे तो उस वक्त वो सोच रहे हैं कि 85 रुपये हो जाएगा। अब चॉइस 1 में देखें उसने 6 लाख रुपया पाकिस्तान से लिया, 12% के हिसाब से लिया उसको। अब जो रिटर्न यहाँ देना पड़ा प्रिंसिपल साथ वो 72,000, तो टोटल उसको पे करना पड़ा 6,72,000। अब रुपीज़ से रुपीज़ में रहेगा तो 6,72,000 ही उसकी पेमेंट है। अगर डॉलर्स में उसने स्विट्ज़रलैंड से लिया तो उस वक्त 6 लाख थे तो 60 का डॉलर है, तो इस तरह 10,000 उसको डॉलर्स मिलेंगे, वहाँ से 2% उसने इंटरेस्ट पे करना है, तो जो यानी कि 200 उसने इंटरेस्ट पे करना है, तो 10,200 अब मेच्योरिटी पे उसके पास पेमेंट करने के लिए अवेलेबल होंगे। अब अगर वो उसको कन्वर्ट करवाता है 85 रुपये के हिसाब से तो 8,67,000। अब जिस बंदे ने इनको दिया हुआ था लोन स्विट्ज़रलैंड, यानी कि तो स्विट्ज़रलैंड को अब 8,67,000 रुपया वो पे करने पड़ेंगे, तो यानी कि 1,95,000 का इनको फ़र्क पड़ गया। अगर वहाँ से जो लो इंटरेस्ट रेट था वहाँ से अगर वो बारो कर लेते हैं तो उनको 1,95,000 का फ़ायदा हो जाता है, और जो एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट है उस हिसाब से भी। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स क्या होती हैं। इनमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जैसे पहले मैंने कहा कि एक ऐसी मार्केट जिसमें एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है। एक्सचेंज रेट भी मैंने पहले बता दिया कि ये लिखा हुआ है रेट एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर।
अब उसके बाद ये जैसे पहले मैंने कहा कि यूनिट्स कितने करेंसी बाय करती है दूसरे के। आगे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैं, या तो स्पॉट होती है, ऑन दी स्पॉट, फॉरवर्ड यानी कि फ्यूचर में हो सकती है। अच्छा, इसमें यहाँ पर देखें आस्क और बिड बताया गया। आस्क क्या होता है? मिनिमम अमाउंट जिस पे कोई शख्स बेचने के लिए कोई चीज़ तैयार होता है वो आस्क प्राइस या आस्क उसको सिर्फ कहा जाता है, तो ये लोएस्ट प्राइस होती है। जबकि बिड जो है ये हाईएस्ट प्राइस होती है। ठीक है जी, तो बिड का हाईएस्ट प्राइस है जिसपे जो बायर है एक स्पेसिफाइड जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं किसी स्टॉक के किसी टाइम में वो बाय करता है, तो उसको बिड कहा जाता है। अब यहाँ पर ये कुछ करेंसीज हैं, इसके हिसाब से यहाँ पर जो आस्क रेट है वो भी बताया है, जो बिडिंग है वो भी बताई है। इन दोनों का जो फर्क होता है आस्क और बिड का, उसको स्प्रेड कहा जाता है। अच्छा जी, बिड है आस्क स्प्रेड ऑफ बैंक से, ये यहाँ उसने एग्जांपल दी हुई है। अज्यूम यू हैव 1,23,000 प्लान टू ट्रैवल फॉर यूएसए, फर्दर assume that bank's bid rate for US is ₹80 and its ask rate is 82. Before leaving on trip, you go to bank to exchange rupees for US dollars. Your rupees 123,000 will be converted to US 1,500 as follows. अच्छा, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड पाकिस्तान रुपीज़ में वो आपके पास थी 1,23,000 और जो प्राइस चार्ज बाय द बैंक पर डॉलर है तो वो 82 है। तो आप इसको 1,23,000 बल्कि ये नीचे इसने किया हुआ है, इसको आप 82 डिवाइड करें तो $1,500 जो है वो आपको मिलेंगे। अब वगैरह सपोज करें दैट बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी यू कैन टेक द ट्रिप एंड यू कन्वर्ट द US dollar 50 बैक टू रुपीज जस्ट आफ्टर परचेजिंग, इफ द एक्सचेंज रेट हैज नॉट चेंज यू विल रिसीव। देखिए 1,500 और 80 रुपया तो 1,20,000 रुपया यहाँ से आप कन्वर्ट करवा सकती हैं 80 के हिसाब से। अब यहाँ पर जो 82 था 82 था, तो उस वक़्त जो 80 है अब ये वो आस्क और बिड होगी। अब जो आस्क रेट था उस वक़्त जिस पर वो शख्स लेने के लिए तैयार था बायर यानी कि एक पाकिस्तानी जो था, तो उस वो लोएस्ट प्राइस थी तो 82 थी। ठीक है, और अब जो जिस पर जो बिड है वो जिस पर जो बायर है वो बाय करने के लिए तैयार तो वो 80 है। तो इन दोनों का जो फ़र्क है वो 2.44%। अब डिवाइड करें आप आस्क रेट से, ये उसका फार्मूला होता है आस्क रेट माइनस बिड रेट ओवर आस्क रेट, तो 2.44% इतना, यानी कि उसको अब यहाँ से लॉस हो रहा है। तो अब ये आगे भी नेक्स्ट उसने कुछ कहा हुआ है। आगे जो स्प्रेड को फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, पहली बात है ऑर्डर कॉस्ट होती है, यानी कि ऑर्डर्स को प्रोसेस करने के लिए क्लियरिंग कॉस्ट वगैरह, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट जितनी भी है वो इसमें आती है। इन्वेंट्री कॉस्ट भी है, किस चीज़ को मेंटेन करने पे जो कॉस्ट आती है। फिर कंपटीशन भी बड़ा मैटर करता है कि जितना कंपेटिटर्स होंगे उतना मार्केट में ज़्यादा जो कंपटीशन होगा। यानी कि सपोज कर एक बंदा कहता है जी मैं 82 पे बाय सेल करूँगा, एक अगर साथ ही कंपेटिटर कहता है मैं 81.5 पे भी दूंगा, मुझसे आप ले लें, तो ज़ाहिर बात है 81.5 वाली तरफ आपने ट्रैक्ट होना है। तो कंपटीशन भी ये स्प्रेड में का एक फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है। फिर वॉल्यूम भी है, यानी कि ज़्यादा आप चीज़ें खरीदते हैं तो वो सस्ती मिलती हैं, बल्क में चीज़ें खरीदते हैं तो इस तरह ज़्यादा करेंसी कन्वर्ट करेंगे तो वो उसका रेट और हो सकता है, थोड़ी होगी तो उसका और होगा। करेंसी का रिस्क भी है, कुछ करेंसीज बड़ी वोलाटाइल होती हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा यानी कि जैसे आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर लें वो इंतहाई वोलाटाइल है, थोड़ी सी भी कोई अनाउंसमेंट को न्यूज़ आए तो वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, तो उसकी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। ऐसी करेंसी से कन्वर्ट करेंगे तो वो भी इसको स्प्रेड को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट है जी इंटरप्रेटिंग फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस। अच्छा, ये कोटेशंस क्या होती हैं? जो भी एसेट ट्रेड हो रहा है उसकी जो रिसेंट सेल प्राइस होती है उसको कोटेशन कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह की होती है। डायरेक्ट कोटेशन होती है इज द होम करेंसी प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि आपकी अपनी जो हम पाकिस्तानी बात करें तो हमारी होम कंट्री है तो हमारी होम करेंसी होगी। तो अगर हम लोग सपोज कर लें आज 280 रुपये दे के $1 लेते हैं तो हमारा उसको हम रीड करेंगे 280 पाकिस्तान रुपीज़ पर डॉलर। तो इनडायरेक्ट कोटेशन इनवर्स होती है, यानी कि फॉरेन करेंसी के हिसाब से हमारी होम करेंसी का जो रेट है, मैं कहूँ जी $1 इज इक्वल टू 280 रुपीज़। तो $1 इज आप कह दें या फिर आप उसको कहेंगे कि $1 पर
280 रुपीज़, इस तरह करके आप उसको रीड आउट करते हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट कोटेशंस हैं, यहाँ से अब आपने इसको खुद लिखना है कि ये होम करेंसी के हिसाब से दिया गया, इसको आप खुद अब कर सकते हैं। क्रॉस रेट्स क्या होते हैं? जब दो करेंसीज की हम करें कंपैरिजन किसी तीसरी के साथ, तो उसको कहते हैं क्रॉस रेट। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्रेडिट इज एन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज कैलकुलेटेड फ्रॉम देयर कॉमन रिलेशनशिप विद द थर्ड करेंसी, तीसरी के साथ, तो उसका कंपैरिजन से उसको कहते हैं क्रॉस रेट्स। तो यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ करेंसी ए इन यूनिट्स ऑफ करेंसी बी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करेंसी ए इन डॉलर्स, वैल्यू ऑफ करेंसी बी इन डॉलर्स, उन दोनों का डॉलर्स के साथ यानी कि कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये क्रॉस रेट है। ये क्रॉस रेट्स कुछ यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के दिए भी हुए हैं, तो ये यहाँ से आप इनको खुद देख लीजिएगा। ये फिर नीचे वाला आपने खुद फिल करना है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का वो आंसर्स अपने चेक कर लें, ये क्रॉस रेट्स हैं मुख्तलिफ। अच्छा जी, नेक्स्ट है फॉरवर्ड फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट्स, इंटरनेशनल मनी मार्केट्स, क्रेडिट मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक्स हैं। ये सारे फॉरवर्ड फ्यूचर और ऑप्शंस का, ये फिर आपको मेरे ख्याल से नेक्स्ट चैप्टर में वहाँ से वो करवा दिए जाएंगे।